हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम को बना देते हैं रो, दैट मीन अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम चेंज कर देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तुम लोग, ये जो है सारे एलिमेंट यहाँ पे A1 B1 C1 R1 के अंदर लिखा हुआ है। यही A1 B1 C1 तुम्हें यहाँ पे C1 के अंदर दिखाई देगा। तो R1 को बना दिया है C1, R2 को C2, R3 को C3। इसका मतलब RI इंटरचेंज हो गया है CI में, CI इंटरचेंज हो गया RI में। सभी रो कॉलम, कॉलम को रो बना देने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, इन्हीं की हेल्प से हम लोग मुश्किल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अगर हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया या फिर C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया, दैट मीन हमने कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दी या फिर कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, इस वाले डिटर्मिनेंट से यहाँ वाले डिटर्मिनेंट में जाने के लिए हम लोगों ने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया है। तो अगर पहले वाले की वैल्यू D थी तो दूसरे वाले की वैल्यू हो जाएगी -D। क्लियर? तो इतना सा चेंज होगा अगर दो रो और दो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं तो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो रो दो कॉलम एक जैसे हैं, या तो कोई दो रो एक जैसी है या फिर कोई दो कॉलम एक जैसे हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। जैसे कि यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेंट बना हुआ है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि जो A1 B1 C1 R1 के अंदर है वही A1 B1 C1 R2 के अंदर भी है। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अच्छा, इसी के साथ हम एक बात और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? सेम होने के साथ साथ सेम अगर रेशियो में है तब भी वैल्यू 0 होती है। जैसे मान लो ये 1 2 3 है, इसका डबल कर दो आप, 2 4 6 5 8 9। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, सेकंड रो के एलिमेंट फर्स्ट रो से डबल है, तो इस तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो अगर कोई दो रो एक जैसी है या दोनों रो के जो एलिमेंट है वो प्रोपोर्शनल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जो मैं रो के लिए बोल रहा हूँ वही एप्लीकेशन कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या होती है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑल द एलिमेंट एनी रो, या तो रो या फिर कॉलम, अगर एक रो और एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। जैसे कि सपोज करो 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली इस 6 को थोड़ा सा हम दूर लिख देते हैं ताकि थर्ड लास्ट वाला लगे हुआ में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, क्लियर? तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। ये सब हम लोगों को याद रखना है ताकि मुश्किल क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व कर सकें। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हम पहले देख चुके हैं कि किसी भी स्केलर को हम किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट जो है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है? एक नंबर अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये मैट्रिक्स होती तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, के से, तो वो सबसे मल्टीप्लाई होता मैट्रिक्स के केस में। बट डिटर्मिनेंट के केस में वो नंबर सिर्फ या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट में, या फिर हम उसको सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या थर्ड में, या फिर हम किसी एक कॉलम में भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। बट इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी ने लिख दिया के ए, क्लियर? अब इसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो
और ये जो ए है, ए का ऑर्डर कितना है, ए का जो ऑर्डर है वो है एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है ना हमारा इस तरीके से आता है, k रेज टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो देखो एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ए एक मैट्रिक्स ले ली कोई भी, यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं हम a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इस मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के से, के ए, क्योंकि मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ ही होगा। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, के ए वन, है ना, सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक के बी वन, के सी वन, के ए टू, के बी टू, के सी टू, एंड के ए थ्री, के बी थ्री, के सी थ्री। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया है, बट ये अभी हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, मैट्रिक्स है इसीलिए तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया इस तरीके से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में भी डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, के ए का डिटर्मिनेंट। अब देखो अगर मैं राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट लगाऊंगा, तो अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं R1 में से k कॉमन ले लेता हूँ, फिर मैं R2 में से k कॉमन ले लूंगा, फिर मैं R3 में से k कॉमन ले लूंगा, तो k कितनी बार कॉमन आएगा, 3 टाइम। तो k रेस टू क्या हो जाएगा, 3, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आई थिंक ए का ही डिटर्मिनेंट बचेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए। तो देखो वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि इस तरह का कुछ रिजल्ट हमारे पास आता है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column can be expressed as a sum of two term, then the determinant can be expressed of sum of determinants। देखो एक डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इस बार, क्लियर। तो इसके जो है एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं इस बार, a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो देखो यहाँ पे तुम लोग देखोगे R1 के अंदर जो एलिमेंट है वो एडिशन की फॉर्म में है ना, ये यहाँ पे b1 प्लस वाई है। ओके, तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या क्या हो सकता है, तो पहला जो एलिमेंट है वो a1 b1 c1 ले लेते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। लास्ट की जो दो रो हैं उसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। अब देखो बीच में ध्यान से देखना क्या लगा हुआ है, प्लस। अब यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा x y z, सेम एलिमेंट R2 और R3 के, b2 c3, a3 b3 एंड c3। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग कहाँ चेंज किया है हम लोगों ने, ये वाला जो रो था ना, इस रो के सभी एलिमेंट जो है दो दो एलिमेंट के एडिशन में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसको दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यही तीन तीन नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखे होते तो हम तीन डिटर्मिनेंट का एडिशन की फॉर्म में इसको लिख सकते थे। ओके, तो यहाँ प्लस है तो हम लोगों ने प्लस साइन यूज किया है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस यूज करते। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस 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 होता तो यहाँ पे भी हम माइनस यूज करते। कहीं प्लस और कहीं माइनस वाला टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे, या तो सभी प्लस में होने चाहिए या फिर सब क्या होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, यही है वो। तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डिटरमिनेंट दिखता है हम लोगों को, उसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड by adding to the element of any row or any column the same multiple of the corresponding element of any other row। अब इस देखो इसका जो मतलब है ना, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट है, उसके एलिमेंट वही a1 b1 c1, a2 b2 c2,
A3 B3 C3। तो ये जो प्रॉपर्टी बोल रही है ना वो ऐसा बोल रही है कि हम कोई भी दो रो के एलिमेंट सब ऐड करके किसी एक रो में लिख सकते हैं, या फिर यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं, है ना। तो किस तरीके से करते हैं, सपोज करो मुझे यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज करना है। वो क्या यूज करना है, मैं R1 में चेंज चाहता हूँ। R1 में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं R1 में रो 1 और रो 2 के एलिमेंट ऐड करके लिखना चाहता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्वल ही रहेगा साइन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 के अंदर R1 प्लस R2 रो 1 और रो 2 के एलिमेंट, मतलब मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, इसी तरीके से C1 प्लस C2। तो रो 1 के सभी एलिमेंट रो 2 के साथ ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने R1 लिखा है ना, तो हम लोग R1 को ही चेंज करेंगे। R2 और R3 हम लोगों का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3, है ना। तो देखो ये जो हम लोगों ने अप्लाई किया है, हम यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लिख सकते थे। तो इधर एलिमेंट क्या करा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो हम तीन भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिंपली हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके अलावा हम और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले सकते हैं, तो जैसा हम लोगों का जो ऊपर वाला जो है, इसके अंदर अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी लगाते हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे कि सपोज करो मैंने R1 में चेंज कर दिया है ना, अब मैं चेंज करना चाहता हूँ कॉलम 2 में। अब मैं कॉलम 2 के अंदर क्या चेंज करना चाहता हूँ, मैं कॉलम 2 के अंदर चेंज करना चाहता हूँ कॉलम 2 प्लस 2 कॉलम 1। मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स में कॉलम 1 के एलिमेंट को डबल करके ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, तो देखो कॉलम 1 वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज कॉलम 2 में होगा। तो कॉलम 1 लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग A1 A2 A3, है ना। अब कॉलम 2 के अंदर हम लोगों को क्या करना है, कॉलम 2 के तो एलिमेंट लिखने ही है, डबल करके कॉलम 1 के भी एलिमेंट लिखने हैं, 2A1। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, B2 प्लस 2A2 A2 हम लोग लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, B3 प्लस 2A3, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू चेंज नहीं होगी डिटर्मिनेंट की किसी भी केस में। लास्ट वाला कॉलम ऐसा कैसे रहेगा, C1 C2 C3। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें जो ध्यान से तुम्हें सुननी है। जैसे कि ये मैंने एक ऑपरेशन लगाया, मैंने एक कॉलम चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम चेंज कर सकता हूँ मैक्सिमम। मैं यहाँ पे 3 कॉलम चेंज नहीं कर सकता हूँ। ऑर्डर कितना है डिटर्मिनेंट का, 3, तो मैं मैक्सिमम 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। एक और बात, जैसे सपोज करो मैं R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो R1 मुझे यूज करना ही पड़ेगा, है ना। मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि R1 के अंदर मैं ये लिख दूंगा R1 R2 प्लस R3, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे R1 के अंदर कुछ चेंज करना है, तो वी नीड टू यूज R1 ऑल्सो। ये जो रहेगा, ये पूरा का पूरा जब मैंने लिखा है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो सेवन प्रॉपर्टी का है, इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल और अबाउ लीडिंग डायगोनल, ओके, लीडिंग डायगोनल के अबाउ सभी जीरो और लीडिंग डायगोनल के सभी नीचे जीरो। इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, इसका मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है। एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू मल्टीप्लाइड ऑफ ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे है ना एक एग्जांपल से तुम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो इसको। देखो एग्जांपल बनाने का हम ट्राई करते हैं। डिटरमिनेंट बनाते हैं हम लोग, तीन डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी बिल्कुल। पहले मैं डिटरमिनेंट का वो तैयार कर रहा हूँ, साइन ओनली। वो कौन कौन से तीन डिटरमिनेंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो इन सब की वैल्यू सेम रहेगी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले A1 0 0, फिर मैं क्या कर देता हूँ B1 B2 0, C1 C2 C3। तो यहाँ पे तुम लोग देखो जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है, इन लीडिंग डायगोनल के ऊपर सभी जीरो एलिमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे देखना तुम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 A3। अब मुझे डायगोनल के नीचे सभी जीरो रखना है, तो मैं इसको क्या रखूंगा, जीरो B2 B3। इस तरीके से 0 0 और C3। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ A1 B2
C3 लीडिंग डायगोनल नॉन जीरो रखना है, बाकी सब में जीरो एलिमेंट रखूंगा। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें पता लगनी चाहिए कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, ओ सॉरी डिटर्मिनेंट, ये ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स हैं। और ये वाला जो है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे बात क्या है कि अगर ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, तो भाई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना, ऐसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है अपर ट्राइंगुलर। और ये वाले जो है ये क्या है, लोअर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से ये डायगोनल डिटर्मिनेंट, तो इसमें क्या होगा, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो बस तुम, तो क्या हो जाएगा A1 B2 C3। तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे सभी जीरो है और यहाँ ऊपर सभी जीरो एलिमेंट है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, आपका भी क्वेश्चन में आएगा तो तुम इसको यूज कर सकते हो। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत पहले JEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी ये पूछा हुआ है। तो क्या है, n की वैल्यू 3k के इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पे ना पहले तुम कुछ बात समझ लो, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये दो तरीके से हो सकती है, या तो जीरो हो सकता है या 3 हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कब जीरो है। तो जीरो ये कब होगा, जब n की वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे कि वैल्यू क्या नहीं होगी, 3 6 9। अगर ऐसा होगा तो जैसे सपोज करो n इक्वल टू 3 मान लेता हूँ मैं, तो ओमेगा की पावर 3 1 होता है, और ओमेगा का मल्टीपल 3 पावर कुछ भी हो तो वो भी 1 होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आंसर मिलेगा तुम्हें, 3 आंसर मिल जाएगा। ओके, और अगर 3k का मल्टीपल नहीं है तो हर केस में हम ऐसा बोल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ओके, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो यहाँ पे जो हम लोगों को डिटर्मिनेंट दिख रहा है ये वाला, तो इसके अंदर यहाँ पे जो ये मैंने तुम्हें बात बताई ना, ये हम यूज कर सकते हैं अगर हम सभी के सभी जो हमें एलिमेंट दिख रहे हैं कॉलम के हम ऐड करते हैं। तो देखो हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, C1 के अंदर एक चेंज करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर देते हैं। मीन्स हम कॉलम फर्स्ट के अंदर बाकी दोनों कॉलम के एलिमेंट ऐड करके लिखना चाहते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये पहला कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी यही मिलेगा मुझे, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। नेक्स्ट एलिमेंट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, बस ऑर्डर चेंज करके लिखा है मैंने। बाकी दो कॉलम वैसे के वैसे रहेंगे, ओमेगा रेस टू n 1 ओमेगा रेस टू 2n। क्वेश्चन में से कॉपी करके लिख रहे हैं हम लोग, ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर n एंड 1। तो अब देखो तुम्हें यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये जो वैल्यू है, अभी जो हम लोग राइट हैंड साइड में रेड में जो डिस्कस किया है, ये वैल्यू क्योंकि n नॉट इक्वल टू 3 के है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके सभी जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो 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 जीरो। अब बाकी ऐसे रहेंगे, ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n। अब तुम्हें पता लगना चाहिए कि एक कॉलम पूरा का पूरा क्या है, जीरो। तो हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जीरो, डायरेक्टली बिना सॉल्व किए। इसका आंसर आ जाएगा जीरो, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसको नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ये R1 से एक्सपांड कर लेंगे, R2 से एक्सपांड कर लेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टेडियस हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करी है उसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले कुछ बातें ऑब्जर्व करनी है कि जैसे कि क्या फाइंड करना है हमें, कि भाई ये डेल्टा है इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू पहले से ही दी हुई है, हमें जीरो है। तो हमें क्या बताना है, एम। ओके, ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें 6 4 5। तो ऐसा जेई के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, और जेई के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से पूछेगा, ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में पॉसिबल है आना। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो m को तो हम रहने देते हैं, हम C1 और C2 को ऐड करेंगे। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला मेरे दिमाग में बन रहा है, NCr प्लस NCr प्लस 1। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये हम लोगों ने टर्म देखी हुई है, ये याद होना चाहिए तुम्हें। ये क्या होता है, n प्लस 1 CR प्लस 1। अगर मान लो ऐसा लिखा है तो NCr माइनस 1 प्लस NCr, तो उस केस में हम लिखते हैं इसको n प्लस 1 CR। तो जैसे मान लो ये लिखा है 10C4 प्लस 10C5, तो
तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं 11C5। तो अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है तो तुम्हें दो एलिमेंट वहां पे दिखाई देंगे जिसको ऐड कर देना चाहिए, है ना। ऐसे ही हमें पता लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कॉलम 1 के अंदर चेंज कर सकते हैं या कॉलम 2 के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इस बार हम कॉलम 2 के अंदर चेंज कर देते हैं C1 प्लस C2। ठीक है, तो कॉलम फर्स्ट ऐसा कैसे रहेगा, क्या है वो 10C4, 11C6 और यह 12C8। अब कॉलम 2 के अंदर हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 10C4 प्लस 10C5। इसी तरीके से नेक्स्ट मिल जाएगा हमें 11C6 प्लस 11C7, 12C8 प्लस 12C9 और यहाँ पे लास्ट वाला क्या रहेगा 11CM, 12CM प्लस 2, 13CM प्लस 4। अब देखो जो बीच वाला जो है ना कॉलम 2, तो कॉलम 2 में जो राइट हैंड साइड में हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, ये सब फॉर्मूला ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो कॉलम 2 यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, तो कॉलम 2 को हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे हम लोग कॉलम 2 को। कॉलम फर्स्ट वैसे के वैसे रहेगा 10C4, 11C6, 12C8। अब देखो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं 11C5, 11C5। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं 12C7। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 13C9। लास्ट वाला कॉलम एज इट इज रहेगा 11। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0, ओके वो भी हमें लेके चलना है CM। इसी तरीके से 12CM प्लस 2 एंड 13CM प्लस 4। अब देखो इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग ना अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया न्यूमेरिकल। अब है ना इन दोनों को अगर हम कैसे भी करके बता दें कि ये दोनों कॉलम इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम ये बराबर बता सकते हैं कैसे, 11C5 को अगर मैं 11CM के साथ कंपेरिजन करूंगा तो m इजिकल टू मुझे 5 मिल रहा है। अब यही 5 जो है इसको भी करा के देख लो तुम लोग कि ये कर रहा है कि इसको सेटिस्फाई। यस m इजिकल टू 5 पे आ रहा है 12C7 जो है लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरीके से m इजिकल टू 5 जो है तुम यहाँ पे रख के देख लो 13C9। तो ऐसा हम करते हैं तो हमें उस केस में C2 इजिकल टू C3 मिल जाएगा और दो कॉलम के इक्वल होने से ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0।